नमस्कार। सच्ची मुठभेड़ के सबरंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं सुदर्शन श्रेष्ठ शिमला हिमाचल प्रदेश से आज आपके सामने एक कहानी संग्रह लेकर आया हूं जिस पर कुछ बात रखी जाएगी। ये कहानी संग्रह है शेर सिंह जी का, जो मूलतः लाहौर से हैं लेकिन आजकल कुल्लू में रह रहे हैं। शेर सिंह सन 1915 में बैंक से वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा के पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद ये लगातार रचनारत हैं और उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आजकल देखने को मिल रही हैं। इससे पहले इनके दो कहानी संग्रह आस का पंछी और शहर की शराफत छप चुके हैं। इसके साथ एक यात्रा संस्मरण 11 से वालोगोंग और एक काव्य संकलन मन देश है तन प्रदेश भी प्रकाशित हो चुका है। राष्ट्रभाषा अवार्ड सहित इन्हें अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। शेर सिंह की कहानियाँ मानवीय संबंधों की कोमल कहानियाँ हैं जिनमें समाज में व्याप्त अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच और अभावग्रस्त जीवन दिखलाई पड़ता है। कथाकार ने बड़ी संजीदगी के साथ पारिवारिक संबंधों की जटिलताओं, सामाजिक विषमताओं और गांव या दूरस्थ प्रदेशों में जो कठिनाइयाँ होती हैं जीवन को लेकर, उनका भी चित्रण किया है। जीवन की विसंगतियों का मानविक विवेचन की कहानियों में मिलता है। विशेषकर निम्न वर्ग या अति गरीब वर्ग जो 2 जून की रोटी कमाने के लिए दर बदर भटकते हैं, उनका विवेचन भी इनकी कहानियों में दिखाई पड़ता है। कुल्लू के क्षेत्र में जो पर्यटन के आकर्षण और विकर्षण है, उनका चित्र भी इन कहानियों में दिखता है। इनकी कहानी में बहुत से सूक्त वाक्य हमें देखने को मिलते हैं, जैसे संवेदनशील हमेशा डरपोक होते हैं। ये सूत्र वाक्य उनकी कहानी बुज़दिल से लिया गया है। एक नेपाली युवती जिसका शराबी पति उसे मारता पीटता है, अपने छोटे बच्चे के साथ काम की तलाश में निकलती है। घर में उसकी 2 बेटियां भी हैं जो 5वीं और 7वीं में पढ़ती हैं। वह घर में जाती है कि उसे कुछ काम मिले। घर का मालिक उससे बहुत ही संवेदनशील होकर चिंता में पड़ जाता है कि पता नहीं ये युवती कैसे रहेगी, क्या करेगी। हालांकि वो उसे खुद कोई काम नहीं दे पाता। सारी रात वो उसी चिंता में रहता है कि कहीं ये आत्महत्या न कर ले, नदी में न कूद जाए। लेकिन सुबह जब उसको जिंदा देखता है तो उसे बहुत सांत्वना मिलती है। ऐसी एक और कहानी है भूख नाम से। आजकल बहुत दूर के क्षेत्रों से लोग अपने बच्चों को पेट पालने के लिए भेज देते हैं। ऐसे एक मुस्कान नाम की ईसाई लड़की राउल केरला से कुल्लू आती है और एक ठेकेदार उसे काम दिला देता है 3000 रुपये में। लेकिन यहाँ आकर उसे एक लड़के से, जितेंद्र नाम के लड़के से प्रेम हो जाता है और उसे एक बच्चा भी पैदा होता है। और जितेंद्र कहीं उसे छोड़कर भाग जाता है और वह एक बच्चे को यहाँ आकर जन्म देती है। इस कहानी में लड़की और बकरी एक सी होती है, जैसे सूक्त वाक्य का कथाकार ने इस्तेमाल किया है कि किस तरह वह एक नवजात को जन्म देती है, लेकिन उसका जो प्रेमी है वो उसे छोड़कर भाग जाता है। एक और कहानी है पिता शीर्षक से, जो एक बहुत ही तानाशाह किस्म के पिता की कहानी है। लेकिन वृद्धावस्था आने पर खारिश से उस व्यक्ति का मुंह छिल जाता है और वो बिस्तर पकड़ लेता है
और बेटा और बहू को उसका निर्वाह करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि मल मूत्र उठाते उठाते वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन इस समय पर भी उसके बच्चे उसकी सेवा करते हैं। ये संदेश इस कहानी में दिया गया है। पर्यटन उद्योग पर पैराग्लाइडिंग और असर नाम से दो कहानियां हैं। पैराग्लाइडिंग में हंसी मजाक के माध्यम से पर्यटन का एक विकृत चेहरा पेश किया गया है, और असर कहानी में कोरोना की मार से जो होटल उद्योग बंद हुए पुनः खुले, और उनके खुलने पर एक आशा की किरण उन लोगों में जागी जो इस उद्योग से जुड़े थे या अपनी आजीविका कमाते थे। लेकिन एक आशंका उनके मन में हमेशा छाई रहती है कि पता नहीं कब तक ये उद्योग खुला रहेगा और कब कोरोना की दूसरी लहर आ जाएगी। एक बहुत ही मार्मिक कह सकते हैं आप, या जिस कहानी में एक समाज की परंपराएं और समाज में जो अंधविश्वास है उसका चित्रण किया गया है, मास्टर जी की बकरी। ये कहानी लाहौर के सुदूर ढंखर नाम के गांव की कहानी है, जिसमें मास्टर जी बाहर से आकर पढ़ाने लगते हैं, और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने उस आदिम सभ्यता के क्रूर चेहरे को भी बेनकाब किया है। किस तरह एक माँ बच्चे की बहती नाक को मुंह लगाकर चूस जाती है, और मृतक लामा लोग मृतक बच्चों को अपनी पोथी के दृश्यों पर दाह संस्कार का आदेश देते हैं, और किस प्रकार आंगन में ही मृतक बच्चों का दाह संस्कार कर दिया जाता है। इसके अलावा याक को नाक से बंद कर जिंदा उसका मांस नोचना और उसे मार देना जैसे दृश्य इसमें दिखाई दिए हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। एक और कहानी है ध्यानी की भगी, जो एक ऐसे बाप की कहानी है जो प्रेम विवाह करने के बाद भी धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख हो जाता है। उसके बच्चे बड़ा होने पर उसे नफरत करते हैं। जब वह बीमार हो जाता है तो उसे धुतकार दिया जाता है, यहाँ तक कि एक पेड़ से गिरने पर उसे उठाया नहीं जाता, और अंत में वह एक कुत्ते सा जीवन जीता हुआ संसार से विदा लेता है। एक और कहानी है नानकी नाम से, जो एक महिला के जीवट की कथा है, जिसमें उसका पति सांप के काटने से मर जाता है, लेकिन एक अन्य व्यक्ति जिन्नू नाम का वह उससे विवाह करता है या उसे अपने घर में रख लेता है। लेकिन जिद्दू की पहली पत्नी और उसके बच्चे उसे दुर्व्यवहार करते हैं। दुर्भाग्य से जिंदू की भी मौत हो जाती है। तब वह महिला गाने गाकर और लोक नाच कर अपना जीवन यापन करती है। अंत में दो बिल्लियां पालती है जो उसके अंग संग रहती हैं, उनसे वो बात करती है। उसकी मृत्यु पर बिल्लियां उसके शव के चारों ओर म्याऊं म्याऊं करती हुई चक्कर लगाती हैं। इस तरह के मार्मिक दृश्य इस कहानी में दर्शाए गए हैं। एक और कहानी जो बहुत ही सशक्त कहानी कही जा सकती है, शीर्षक कहानी है बावला नाम से। इस कहानी में एक फैंटेसी क्रिएट की गई है। पति के उग्र स्वभाव से खौफ खाने वाला पति सुबह ही बिना नित्य कर्म किए अपना झोला उठाए बाजार में सामान ले जाने निकलता है, और बाजार में ही एक पब्लिक टॉयलेट में घुसकर वह अपना नित्य कर्म करना चाहता है। स्वभाव से वह अपना जो उसने अंगोछा या अधो वस्त्र पहना होता है उसे भी खूंटी से टांग देता है, अपना कुर्ता भी उतार कर रख देता है, अपना झोला भी खूंटी से टांग देता है। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति उस दरवाजे को जोर जोर से पीटता है कि जल्दी करो, हमें भी जाना है। तब जल्दबाजी में
वह अपना कुर्ता पहन लेता है, लेकिन जल्दी में अपना अधो वस्त्र या चड्डी पहनना भूल जाता है और उसी हालत में बाजार से गुजरता हुआ एक बस्ती में आ जाता है। लोग उस पर हंसते हैं। अंत में एक बूढ़ा बूढ़ी के घर में वह जाता है और बूढ़ा उसे पागल समझकर पुलिस के हवाले करना चाहता है। वह फिर उसे आभास होता है कि वह तो एकदम नंगा है। वहाँ पड़ी एक साड़ी लुंगी की तरह लपेट लेता है, लेकिन अंत में ये एक सपना साबित होता है और हड़बड़ी में सपने से वह जागता है कि किस तरह का एक भयंकर सपना उसने देखा है। इस संकलन में 17 कहानियाँ हैं जो यहाँ के जीवन को दर्शाती हैं और अलग अलग जीवन के पहलुओं को हमारे सामने एक शिद्दत के साथ रखती हैं और बहुत से जो परंपरा के चित्र हैं या बहुत सी परंपराएं जो यहाँ पर हैं उन्हें भी हमें दिखाती है और उनके दर्शन भी करवाती है। निश्चित रूप से ये संग्रह पढ़ने योग्य है और पाठक इसे पसंद करेंगे और हिंदी साहित्य में ये एक और वृद्धि के रूप में शामिल होगा, ऐसी आशा है। धन्यवाद।